हेलो एवरीवन, ओके, वेलकम यू ऑल। ठीक है, आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, जो लास्ट क्लास हम अपने चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ स्पेशल केसेस ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शंस, जहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ऑक्सीडेशन नंबर। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं किसी कंपाउंड में, तो उसमें होता क्या है, जो एक्चुअली हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन ना होकर कोई और ऑक्सीडेशन नंबर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे केस में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर सही है या कहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो गलत है। उसके लिए इंपॉर्टेंट है हमें एलिमेंट की वैलेंसी पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमें पता है सल्फर जो है उसकी 6 वैलेंसी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि सल्फर कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर 6 से ज़्यादा कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थे, जैसा मैं आपको बताऊं CrO5 जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट की। CrO5 CrO5 को हम लोग बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोला करते हैं। हम लोगों ने कंप्लीट किया था H2SO5 जिसको हम लोग कैरोज एसिड बोला करते हैं। वहाँ पर हमने सल्फर की जब ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, ठीक है, तो मेरे को कितना मिला था, +8 मिला था। बट सबको पता है कि सल्फर कभी भी +8 ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं कर सकता है। तो हमने उसको क्या किया, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब आइडेंटिफाई किया तो जाकर मेरे को पता चला कि सल्फर की तो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, जो कि हम कैलकुलेट कर रहे थे तो +8 आ रहा था। इसका मतलब कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर अपने एक्चुअल नंबर से ज़्यादा आ जाए, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ जाए, तो उस कंडीशन हमें क्या देखना है, उस कंडीशन हमें स्ट्रक्चर के बारे में सोचना है कि भाई इसका स्ट्रक्चर होगा क्या। तो ऑल्दो जितने भी इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस हैं, जितने भी एक्सेप्शंस हैं, वो सारे के सारे मैंने कवर करा दिया आपको। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। इसके बाहर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, कोई भी अदर एग्जामिनेशन, जो भी नीट के एग्ज़ाम, जेई के एग्ज़ाम है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, उन सभी में डेफिनेटली आप बेफिक्र रहिए, इसके बाहर एक भी एक्सेप्शन आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, बेरियम थायोसाइनेट हम लोगों ने कंप्लीट किया, हम लोगों ने मार्शल्स एसिड कंप्लीट किया, ये तमाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्लास हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर किया था कि कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा तो उस कंडीशन हमें क्या करना चाहिए। तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा उसको, तो उस टाइम पर अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलो विदाउट एनी डिले आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में क्या करेंगे हम, ठीक है, थोड़ा सा अपने को आगे बढ़ना है, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पर अपन कवर करेंगे। उस थ्योरेटिकल पोर्शन के अकॉर्डिंग देखो, अब हमने ये सीख लिया है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि उस ऑक्सीडेशन नंबर का हमें यूज़ कहाँ करना है। ओके, तो अब हम यही करने वाले हैं कि उस ऑक्सीडेशन नंबर का अपने को यूज़ कहाँ पर करना है। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यूज़ कहाँ पर करोगे, ऑक्सीडेशन में यूज़ करेंगे, रिडक्शन में करेंगे। मान लो कोई ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन लिखा होगा जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, उनमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि भाई इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है या इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बैलेंसिंग में भी क्या कर सकते हैं, इसका डेफिनेटली बैलेंसिंग में भी यूज़ होता है और आगे थ्रू आउट चैप्टर में इसका यूज़ होगा। तो चलो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो एक थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे। सबसे पहले देखो, बात कर लेते हैं हम लोग, ऑल्दो ये आपको जानकारी के लिए बस बता रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट ये जानकारी होनी चाहिए आपको। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो मेरे साथ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। हेडिंग डाल दीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, और वहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हाँ, द नेट चार्ज ऑन एलिमेंट
इन एनी कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल, जो भी है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट के ऊपर जो नेट चार्ज होता है प्रेजेंट, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, समझिए इस बात को कि कोई एक एलिमेंट है ना, वो कितना ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म कर सकता है किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ या अपने ही एलिमेंट के साथ, वो कितने ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी। नाम सजेस्ट कर रहा है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है कंबाइन होने की। जैसे अगर हमारे जहन में आता है बोरॉन, तो बोरॉन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी, 3। बोरॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 3। आपके नज़र में काफ़ी कंपाउंड आए होंगे बोरॉन के, BF3 हुआ होगा, BCl3 हुआ होगा, ठीक है, BBr3, BH3, है ना। तो बोरॉन 3 ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो नाइट्रोजन कितनी वैलेंसी होती है, 3। आपने कई एग्जाम्पल देखे हैं, अमोनिया देखा है, NH3, NF3, ओके, NO3। तो ये कैसा है कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। कई लोग इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, क्या वही वैलेंसी होती है। देखो, कई जगह तो होती है, बट उसको एक्चुअल डेफिनेशन हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो नाइट्रोजन की अभी हम बात कर रहे थे, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। लेकिन नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, हाँ, कितनी होती है, 3। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट वैलेंसी उसकी होती कितनी है, 3। इसका मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, किसी के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। बात बराबर है, ठीक है। और ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि जिसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी, ये भी कहना गलत है, ठीक है। तो सब चीज़ें अलग अलग हैं, इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसीलिए मैंने आपको डेफिनेशन में लिख दिया है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कोई एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है, उसकी कंबाइन होने की टेंडेंसी कितनी है, वही क्या होती है, वैलेंसी। चलो आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा जो पॉइंट है बेटा, वो ये है कि वैलेंसी कभी भी, ठीक है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, ठीक है। वैलेंसी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। द वैलेंसी कैन नॉट बी नेगेटिव। वैलेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल। वैलेंसी कैन नॉट बी नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल, ठीक है। it always be पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोल रहे हैं, इट ऑलवेज बी अ पॉजिटिव इंटीजर। वैलेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वैलेंसी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। वैलेंसी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, और ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, एंड ज़ीरो। लेकिन कब, इन केस ऑफ नोबल गैसेस, ज़ीरो इन केस ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलो इसको मैं, तो नोबल गैसेस का मतलब क्या है, आपको भी पता है, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया। ये जो नोबल गैसेस हैं किसी से बॉन्ड बनाते ही नहीं है, और जब बेटा किसी से बॉन्ड ही नहीं फॉर्म करेंगे तो इनकी वैलेंसी कितनी रहेगी, हमेशा ज़ीरो। तो नोबल गैसेस जो होते हैं उनकी वैलेंसी हमेशा ज़ीरो होती है, लेकिन वैलेंसी जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। हमेशा ध्यान रखिएगा, वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा इस बात से। चलो आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर वाले कॉलम में। ऑक्सीडेशन नंबर अभी आपको पता है, ऑक्सीडेशन नंबर तो कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एनीथिंग। तो यहाँ लिखिएगा, द ऑक्सीडेशन नंबर, द ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी, ठीक है, पॉजिटिव, कैन बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव कॉमा ज़ीरो भी हो सकता है, एंड ऑल्सो फ्रैक्शनल। बोलो बात बराबर है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर ना। तो ये कुछ दो बातें मैंने आपको बताई हैं
वैलेंसी की वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर नेट चार्ज होता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर किसी भी कंपाउंड में, उसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। वैलेंसी कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, और ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक नोट करने वाली बात है, वो आप यहाँ नोट करके लिख लीजिए। नोट करने वाली बात यह है कि फॉर आयनिक कंपाउंड्स के लिए, फॉर आयोनिक कंपाउंड्स the valency and oxidation number both are same। समझ में आ गया? तो ध्यान रखिएगा, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए जो वैलेंसी होती है और ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा इंपॉर्टेंट इसको समझें। तो फॉर एग्जांपल जैसे देखो NaCl है, NaCl क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। तो बताओ इसमें सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1। सबको पता है अल्कली मेटल्स की वैलेंसी कितनी होती है, 1। और यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है कि सोडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी है, 1। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो MgCl2, AlCl3, ये सभी दिख रहा है आपको, ये तमाम आयोनिक कंपाउंड्स हैं। इनमें आप साफ तौर पे दिख रहे हो कि Mg के ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, मैग्नीशियम की +2, और मैग्नीशियम के वैलेंसी भी कितनी होती है, 2, है ना। एल्यूमिनियम देखो +3, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी भी कितनी होती है, 3। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। इस बात को आप इस बात से भी समझ सकते हो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉर्म करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉर्म करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन गेन हो सकते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। जैसे कि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3। एल्यूमिनियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 13। तो यानी कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 283 होगा कि नहीं होगा। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के आ जाएंगे, 3। तो एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं तो बाकी बचेंगे कितने, 2 और 8। तो बताओ जब ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 8 तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो अचीव हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, एल्यूमिनियम को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कराने के लिए मुझे 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, रिमूव। तो ऑटोमेटिकली एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा कितना, +3, ठीक है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को करोगे आपको सारी चीज़ें आइडिया हो जाएगी। इसको आपको याद नहीं रखना है, ये तो सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि छोटे छोटे ही, ठीक है, आपको सुना हो ना, छोटे छोटे ही पत्थरों से बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं। तो वैसे ही फंडामेंटल्स आपका जब स्ट्रांग होगा तो बड़े बड़े क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। चलो कॉपी करो, फिर इसके आगे अपन अगले थ्योरेटिकल पर बात करते हैं। कर लिया, चलिए तो इसको मैं रब कर देता हूं। अब अगली अपन बात करने वाले हैं, ये तो वैलेंसी हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर हो गई। देखो कुछ सबसे फर्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस किए थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आई होप ऑल ऑफ यू नो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वहां पर अपने क्या डिस्कस किया था। अगर हम थोड़ा सा रिमाइंड कराएं आपको तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़रा आप देखें, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हमने क्या डिस्कस किया था, ऑक्सीडेशन डिस्कस किया था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा क्या डिस्कस किया था, हाँ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक और बात किया था, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, किसी भी रिएक्शन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का एडिशन, ठीक है।
एक और डेफिनेशन दिया था, ठीक है, वो अपन अभी इसके बाद डिस्कस करते हैं। और रिडक्शन में क्या लिखा था, जस्ट इसका रिवर्स। रिडक्शन में क्या बोलोगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सब अपोजिट, ठीक है। और थर्ड, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ठीक है। ये चीज ये अपन डिस्कस किए थे ना, क्लियर ना। अगर अपन एग्जाम्पल देख लें तीनों के एक एक, तो पहला एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है, कार्बन प्लस O2, ये बन गया बेटा कितना, CO2, दिख रहा है ये फर्स्ट एग्जाम्पल। अगर हम सेकंड एग्जाम्पल देखें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो मैं ले लेता हूँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में एक एग्जाम्पल मेरे को पसंद है, H2O। तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, O2 प्लस H2, है ना। तो बैलेंस इसको आप कर लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 2, क्लियर ना। तो वाटर जब भी डिसोसिएट होता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देता है। एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बस यहाँ पर ले लेते हैं, कार्बन में मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोरीन ऐड कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा मेरे को, CCl4, क्या मिलेगा, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इन तीनों का एग्जाम्पल भी मैंने आपके सामने लिख दिया है। जरा आप देखो ध्यान से, ये सभी तो एग्जाम्पल देखो, ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल इसका है, सेकंड वाला तो इसका है, थर्ड वाला इसका है, लेकिन इन तीनों को अगर आप देखो तो तीनों एक ही बात कह रहे हैं, तीनों एक ही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। आप सबको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया है, अब देखो उसका यूज कहां पर करेंगे। यहां पर देखो बच्चों, कार्बन 0 पर है, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। जरा यहां पर आप कैलकुलेट करिए, सबको निकालना आता है, +4। तो बताओ यहां पर हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। चलो जरा यहां पर देखो, ऑक्सीजन यहां पर -2 में है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2। यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। तो बताओ यहां पर भी क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। -2 से 0 मतलब क्या, इंक्रीज ही हो रहा है। अच्छा थर्ड में देखिए, थर्ड में देखो कार्बन 0 पर है और यहां पर कार्बन किस पर है, +4। तो हर जगह आपको एक ही चीज दिख रहा है, क्या, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। हर जगह आपको एक चीज दिख रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब आप इन तीनों डेफिनेशन को भूल जाइए, 1 2 3 याद रखिए, बट अप्लाई अभी आपको केवल एक ही डेफिनेशन करना है। क्या, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो अपन डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या है, द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, बिल्कुल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा कि गेन होगा। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या होता है, जब भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ते हैं मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लॉस होंगे। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही आप सोच रहे थे ना कि सर 3 डेफिनेशन लिखा है आपने, 4th वाला लिखा ही नहीं। तो बस यहां से अपन, ठीक है, लिख सकते हैं। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गिवन सब्सटेंस is known as ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हम ऑक्सीडेशन नंबर का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से हमने ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर दिया। तो बताओ रिडक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, बिल्कुल अगर यहां पर ऑक्सीडेशन बढ़ेगा तो रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज करेगा। तो यहां पर लिख लीजिए द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन, जस्ट इसका रिवर्स, द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और लॉस की जगह क्या लिखोगे बच्चों, गेन ऑफ
इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गिवन सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो डिफाइन कर लिया, समझ में आ रहा है, ठीक है, ये बात क्लियर। और कभी भी किसी रिएक्शन में अगर ये दोनों ही प्रोसेस एक साथ होते हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन बोला करते हैं, ठीक है। द पर्टिकुलर रिएक्शन इन विच प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड प्रोसेस ऑफ रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलिए, तो एक चीज अपने को ध्यान रखना है, कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाँ, ऑक्सीडेशन। और कभी भी अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको आप कॉपी करें, फिर अपन बात करते हैं अगले थ्योरी पर। कर लिया? चलिए, अब इसको रब कर रहा हूं मैं। अगली हेडिंग डालना है अपने को, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, बिफोर उसके एक चीज और मैं आपको नोट करा देता हूं। सबको मैंने रिडॉक्स रिएक्शन तो बता दिया, ठीक है। नॉन रिडॉक्स बताने की जरूरत है क्या? अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, ऑब्वियस सी बात है यार, कि ऑब्वियस सी बात है, जो रिडॉक्स नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रिडॉक्स। लेकिन कई लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए लिख लो, ठीक है। सबसे पहले आप रिडॉक्स तो आप जानते हो, रिडॉक्स रिएक्शंस। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन में एक डेफिनेशन आज मैं आपको दे रहा हूं। एक तो पहले दे दिया था आपको फर्स्ट क्लास में, एक आज भी देने वाला हूं। तो क्या लिखोगे आप? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस, ये आप बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई ऐसा रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा हो, चेंजेस, इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो मेरे जहन में एक रिएक्शन आ रहा है, देखो, Mg+O2 गैस, ये अपने को क्या देता है? MgO देता है, ठीक है। देखो, यहां मैग्नीशियम 0 पर है, बराबर। यहां पर मैग्नीशियम किस पर है? +2 पर है, ओके। यहां पर ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब तो सभी लोग फेमिलियर हो गए कि किस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट में लिख रहा हूं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन नंबर सीखना। अभी आप सीख लिए हो तो ये आप आसानी से कर सकते हो। तो मैग्नीशियम अभी 0 स्टेट में है, यहाँ पर मैग्नीशियम +2 में है। ऑक्सीजन हमेशा 0 में, यहाँ पर O2 0 में ही है, यहाँ पर ऑक्सीजन किस में है? -2 में। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन। और वहीं ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो देखो 0 से कहाँ जा रहा है? -2 जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीजन का रिडक्शन। अब गौर से देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मैग्नीशियम यहाँ 0 था, यहाँ पर मैग्नीशियम +2 में आ गया है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। ऑक्सीजन यहाँ 0 पर था, यहाँ पर ऑक्सीजन -2 में है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। पहले भी आप बता सकते थे, कैसे बता सकते थे कि सर इस पूरे रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, और जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है किसी रिएक्शन में तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो ठीक है, वो भी डेफिनेशन आपकी सही है, वो दिख भी रहा है यहाँ से। बट एक और डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर अगर चेंज होता है तो उस रिएक्शन को भी हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो बस इसी डेफिनेशन की हेल्प से हम नॉन रिडॉक्स को डिफाइन करेंगे। नॉन रिडॉक्स को इसी डेफिनेशन की हेल्प से हम डिफाइन करेंगे। तो अगली हेडिंग डालिए, नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस। नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं? बिल्कुल, द रिएक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता था
और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा। तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में क्या बोलोगे? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर विल नॉट चेंज, जो था वही रहेगा, विल नॉट चेंज्ड, इज नोन एज नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जरा इस रिएक्शन को देखें सभी, इस रिएक्शन को आप बच्चों देखिए, देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब हीट करते हैं तो मुझे क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आप बोलते हो लाइम। ठीक है, इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, लिमोनेट होता है, बट अभी आपको नहीं समझ में आएगा, मेटलर्जी में आप इसको अच्छे से पढ़ोगे डीप में। तो कैल्शियम कार्बोनेट को आप जब हीट करते हो यू विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, प्लस CO2 गैस, है ना। अब जरा गौर से देखें, यहां पर कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करिए, देखोगे आप कभी भी चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो। तो यहां पर कैल्शियम +2 में है, तो बताओ यहां पर कैल्शियम, ये भी तो +2 में है। चलो यहां पर कार्बन अगर आप देखें तो +2 और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है? सभी लोग निकालिए। कैल्शियम +2 में है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 होता है, -2 × 3 कितना हो गया? -6, 2 - 6 कितना हो गया? -4। तो बताओ कार्बन के ऊपर चार्ज कितना आएगा? +4। तो कार्बन यहाँ +4 में है, तो बताओ यहाँ कार्बन +6 में है? नहीं भाई, यहाँ पर भी कार्बन किस में है? +4 में है। ऑक्सीजन देखो -2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो आप इस रिएक्शन में क्या देख रहे हो? आप इस रिएक्शन में क्या देख रहे हो? यू विल सी कि इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर नेवर चेंजेस। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ये एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो कभी भी किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा तो वो रेडॉक्स रिएक्शन होगा, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर चेंज नहीं होगा तो रेडॉक्स रिएक्शन वो नहीं होगा। तो अभी आपको ये कोई भी कंफ्यूज नहीं कर सकता कि भाई रेडॉक्स रिएक्शन को पहचानो, इस रिएक्शन में रेडॉक्स रिएक्शन को पहचानिए, ऐसा सवाल बन सकते हैं। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस प्लीज सेलेक्ट द रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ। तो इसको आप कॉपी करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, पुट द नेक्स्ट हेडिंग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो एजेंट क्या होता है सबसे पहले, वो तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज एजेंट, हु इज एजेंट। देखो कई एजेंट होते हैं, टिकट बुकिंग एजेंट होता है, आप लोगों ने सुना होगा। वो क्या करते हैं कि आप उनको कहते हो कि मेरा टिकट बुक कर दो ना, ट्रेन का टिकट या फ्लाइट का टिकट, जहाँ का भी टिकट आपको चाहिए, उनसे बोलते हो आप टिकट बुक कर दो। तो वो क्या करते हैं, वो टिकट आपको बुक करके देते हैं, यानी कि वो एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं। क्योंकि आप वो काम नहीं कर पा रहे हो, इसलिए वो क्या है, वो आपसे कहते हैं हम आपका वो काम करवा देंगे। ठीक है, यानी कि वो बुकिंग एजेंट हो गए क्योंकि वो टिकट बुक कर रहे हैं। ठीक है, कई टाइप के एजेंट होते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो बताओ वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई सब्सटेंस अगर है, अगर वो किसी को रिड्यूस कर ले रहा है, किसी को रिड्यूस कर दे रहा है, तो बताओ वो सब्सटेंस क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी कि अगर मैं किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं, मेरे चलते अगर सामने वाला कोई ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रहा है तो मैं क्या हुआ, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, क्योंकि मैंने सामने वाले को ऑक्सीडेशन करने को मजबूर कर दिया। मेरे सामने सामने वाला ऑक्सीडाइज हो गया। समझ में आ रहा है, क्लियर ना। और अगर मेरे सामने किसी ने रिडक्शन परफॉर्म कर दिया तो मैं खुद क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो यही चीज़ होता है, ठीक है, क्लियर ना। और इसका बात ये भी है कि अगर हम अगर सामने वाले को हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, तो मेरा खुद का क्या होगा,
अगर मैं सामने वाले को ऑक्सीडाइज करूंगा तो मैं खुद रिड्यूस भी तो होऊंगा भाई, तभी तो रिडॉक्स रिएक्शन वैलिड होगा, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए। अगर सामने वाले को अगर ऑक्सीडाइज करूंगा मैं, तो मैं खुद क्या होऊंगा, तो मेरा खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलो यही अपन बात करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर अपन हेडिंग डालेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलो तो यहां पर मैं एक बना देता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको मैं OA से डिनोट करता हूं, और रिड्यूसिंग एजेंट इसको मैं OR से डिनोट करता हूं, सॉरी RA। ठीक है, चलो तो बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। द redox reaction in which the substance oxidizes others. The substance oxidizes others, यानी कि वो रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस क्या कर रहा है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, एंड इटसेल्फ, और खुद क्या हो रहा है, इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, उसके खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और वो सामने वाले को क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका मतलब अगर खुद का रिडक्शन होगा तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात ध्यान रखिएगा, खुद का रिडक्शन होगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाले को क्या करेगा, वो रिड्यूस्ड, और अगर वो सामने वाले को रिड्यूस करेगा तो बताओ वो क्या कहलाएगा, क्योंकि वो सामने वाले को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है ना, तो सामने वाले को अगर रिड्यूस करेगा तो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलो यहां पर क्या लिखोगे, जस्ट अपोजिट द रिडॉक्स रिएक्शन, द रिडॉक्स रिएक्शन in which the substance reduces others and itself get oxidized। खुद का तो ऑक्सीडेशन होगा बट सामने वाले का क्या होगा, रिडक्शन। खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या कहलाएगा, वो सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि अगर खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाले को वो क्या करेगा, रिड्यूस कर रहा होगा, और जब सामने वाले को रिड्यूस कर रहा होगा इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, जैसा मैं सामने वाले को रिड्यूस कर रहा हूँ तो मैं क्या कहलाऊंगा, रिड्यूसिंग एजेंट, तो मेरा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। बस यही बात है, आर नोन एज, बहुत आसान है लेकिन कंफ्यूजिंग है, इनको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि थ्रू आउट चैप्टर में ये आगे बहुत आगे काम आने वाले हैं। ठीक है, क्लियर ना। तो चलो एक एग्जाम्पल की तरह इसको स्टडी करते हैं। जैसे अगर मेरे पास एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से देखिएगा,
FeO प्लस MnO4 माइनस, FeO प्लस MnO4 माइनस प्लस HCl, मतलब एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रहा है। और यहाँ से मेरे को मिलता है Fe2O3 प्लस MnCl2 और प्लस H2। ठीक है, ये एक रिएक्शन है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में हमें ये पता करना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये अपने को पता करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चलो ये तो पता कर ही सकते हैं हम, क्योंकि अब हमें क्या है, अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया है सबका। ठीक है, तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर देखूंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर जहां बढ़ रहा है, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, और जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, चलो तो यहां पर अगर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे आप लोग, तो Fe का तो +2 आएगा। यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा, +3। निकाल लिया सभी ने। MnO4 माइनस में ये मैग्नेट आयन है, सबको पता है पर मैग्नेट आयन है, तो यहाँ पर +7। आई होप सबको निकालना आ गया होगा। जिन्हें निकालना नहीं आया है बेटा, वो पहले की वीडियो को देखकर इनको सीख ले। तो Mn के ऊपर +7 चार्ज है, तो बताओ यहाँ पर Mn के ऊपर क्या है, +2 का चार्ज है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर +1 है, यहाँ पर भी +1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2 है। ठीक है, तो देखा जाए इस पूरे रिएक्शन में आयरन और मैग्नीज, आयरन और मैग्नीज को छोड़ दो तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज कर रहा है। क्लियर ना? तो इसका मतलब अब अपने को देखना है ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। देखो Fe+2 से कहाँ जा रहा है, +3। बताओ यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर अपन बात करें मैग्नीज, मैग्नीज बेटा +7 से कहाँ जा रहा है, +2 जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 था, यहाँ पर कितना है, +2। तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मैग्नीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो हमने यहाँ तक तो पहचान लिया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब हमें क्या पहचानना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना है। तो बहुत ही सिंपल है, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो बताओ खुद का ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है, Fe का हो रहा है कि नहीं। तो बताओ FeO क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं, बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि FeO का क्या हो रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बताओ अगर Fe खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो Mn को रिड्यूस भी तो कर रहा है वो। वही तो मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आयरन Mn को रिड्यूस भी तो कर रहा है। Mn का रिडक्शन हो रहा है तो Mn के प्रेजेंस में आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी तो हो रहा है। इसका मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है, और जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो सामने वाले को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बताओ ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक चीज और कंफ्यूजिंग है, समझिए इस बात को। यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट है कौन। अब आप कहोगे सर Fe, क्योंकि Fe+2 से कहां जा रहा है, +3। Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है सर आपने ही लिखाया है, वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं भाई, ध्यान रखिएगा, Fe आया कहां से, इस कंपाउंड से आया, FeO से आया। तो यहां पर आप क्या कहोगे, FeO ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऐसा नहीं बोलोगे आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, बात समझने की कोशिश करिए। यहां पर आप ऐसा बोलोगे FeO ऑक्सीडाइज्ड इनटू Fe2O3, लिख लीजिए इस बात को, FeO ऑक्सीडाइज्ड इनटू Fe2O3 इन द प्रेजेंस ऑफ MnO4
इन द प्रेजेंस ऑफ MnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो बताओ, रेड्यूसिंग एजेंट का अगर हम जिक्र करेंगे तो हम केवल Fe का जिक्र नहीं करेंगे, हम पूरा का पूरा FeO का जिक्र करेंगे। यानी कि यहां पर FeO क्या है? रेड्यूसिंग एजेंट है। Fe रेड्यूसिंग एजेंट नहीं है, FeO रेड्यूसिंग एजेंट है। यहां पर Mn ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, पूरा MnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ध्यान रखिए, किसी भी कंपाउंड का कोई एलिमेंट अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या उसका रिडक्शन हो रहा है, तो उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कहेंगे, उस पूरे कंपाउंड को ही क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर MnO4 जो है वो पूरा का पूरा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर FeO क्या है? वो पूरा का पूरा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। कभी गलती से आप Fe मत बोलिएगा कि Fe यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट तरह काम कर रहा है, यहाँ पर Mn ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह काम कर रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पूरा का पूरा FeO क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। पूरा का पूरा MnO4 माइनस क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह काम कर रहा है। तो बोलो, बात समझ में आ रही है? आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचान सकते हो? पहचान सकते हो? अगर कर सकते हो तो एक कमेंट हिट करना, ठीक है? चलो इसको आप कॉपी करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कि रिडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। वो जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैं अभी डिस्कस करूंगा वो रिडॉक्स पर भी होंगे और नॉन रिडॉक्स पर भी होंगे, दोनों को मिलाकर अपन डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए मैं हेडिंग डालूंगा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है? चलो इसको आप कॉपी कर लो, फिर अपन आगे की थ्योरी को डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन की अगर अपन बात करें, रिडॉक्स रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। यहाँ पर आपको देखना है रिडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। तो जल्दी से मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो रिडॉक्स रिएक्शन अपने दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है? पहला इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन होता है। दूसरा होता है बच्चों इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप है। इंटर का मतलब क्या है? जब दो स्पेसी मिलकर क्या करेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन को फॉर्म करेंगे। जब दो डिफरेंट स्पेसीज में क्या होगा? रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ठीक है? यानी कि जब रिडॉक्स रिएक्शन क्या बोलोगे? रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पेसीज, तो उसको हम बोलेंगे क्या? इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है? तो लिखिए इसमें रिडॉक्स रिएक्शंस बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है? उनको हम क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। क्या लिखोगे? रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें तो देखो सभी लोग आपको यहाँ पर अगर हम देखें सल्फर है और प्लस ऑक्सीजन है, ये क्या बनाएगा? SO2 बनाएगा। देखो सल्फर अभी यहाँ किस स्टेट में है? 0 है कि नहीं है? और यहाँ पर सल्फर किस स्टेट में चला गया है? +4। ऑक्सीजन यहाँ 0 पर था, यहाँ पर ऑक्सीजन -2 पर था। तो देखो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहे हैं। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन, और सल्फर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। पहली बात तो ये क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। दूसरी बात, ये एक इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे पता? दोनों ही अलग अलग स्पीसीज हैं। पहला स्पीसी क्या है? सल्फर, दूसरा स्पीसी क्या है? ऑक्सीजन। समझ गए? ये इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन है। आओ आपको मिलवाता हूं मैं इंट्रामॉलिक्यूलर का। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? कभी आपने सुना है ना इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन? इंट्रा का मतलब क्या है? सेल्फ, मतलब इट सेल्फ, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाए? रिडॉक्स मिल जाए, ठीक है? सिंगल मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाए? रिडॉक्स रिएक्शन अपने को मिल जाए देखने को। यानी कि द रिडॉक्स रिएक्शन obtained within itself
विद इन इट्स सेल्फ कंपाउंड, मतलब जो कंपाउंड है उसके अंदर ही रिडॉक्स रिएक्शन आपको देखने को मिल जाए, यानी कि सेम कंपाउंड में रिडॉक्स रिएक्शन मिल जाए। देखो कैसे, मेरे पास एक एग्जांपल है KClO3, इसको बोलते हैं बेटा पोटेशियम क्लोरेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोरेट। चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं, पोटेशियम क्लोरेट, है ना। KClO3 जब हीट होता है ना, इसको जब अपन हीट करते हैं तो अपने को मिलता है KCl और प्लस KCl प्लस O2, ठीक है। KCl प्लस O2, इसको अपन बैलेंस कर लें तो यहाँ क्या आ जाएगा, बैलेंस का आप टेंशन ले लीजिए, बैलेंस अपन आगे सीखेंगे। तो O2 गैस अपने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक अकेला कंपाउंड क्या हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है। तो आओ पहले पता करते हैं क्या ये जो रिएक्शन दिया हुआ है मेरे को, ठीक है, क्या एक रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पर पोटेशियम की ऑक्सीडेशन तो +1 है, यहाँ पर भी +1 है। ऑक्सीजन भी यहाँ बेटा -1 है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 0 है, बिल्कुल। तो ऑक्सीजन आप देखिए, ऑक्सीजन -2 में है यहाँ पे और यहाँ पर ऑक्सीजन 0 में है। तो -2 से 0 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, बिल्कुल ना। -2 और 0, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन, बिल्कुल। चलिए क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर आप बताइए यहाँ पर क्या होगा। देखो क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, देखो यहाँ पर -2 × 3 -6, 1 - 6 होता है कितना, -5। तो क्लोरीन बेटा यहाँ पर किस स्टेट में है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। बोलो बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर क्लोरीन -1 में है, तो +5 से -1 बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो क्या बोलोगे, रिडक्शन, बिल्कुल। तो इस रिएक्शन में यू विल से ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। इसका मतलब ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है और ये इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर दो स्पीसी अलग अलग मिलकर क्या दे रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर अकेला एक मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही आप पढ़ते हो केमिकल बॉन्डिंग में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सुना होगा नाम ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फिर क्या, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वहाँ पर भी यही सिनेरियो होता है, जब दो अलग अलग स्पीसी मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कभी किसी एक कंपाउंड के अंदर जो भी नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड ही परफॉर्म करते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसी मान लो एक ही बेंजीन रिंग के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल गया तो ठीक है, खैर वो बातें अपन करेंगे उसी क्लास में, उस चैप्टर में। तो फिलहाल ये बात आपको क्लियर हुई रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स, ठीक है। कॉपी करिए, फिर हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। चलिए पुट द नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट था, आपको ध्यान रखना है कि इंटरमोलिकुलर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और इंट्रामोलिकुलर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। चलिए, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन, हेडिंग डाल लीजिए आप, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला मैं लिखता हूं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, उसमें सबसे पहला लिखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन का मतलब एक दो स्पेसी कंबाइन हो रहे हैं, है ना, इंटरमोलिकुलर की तरह। तो जैसे हमारे पास क्या है, कार्बन और प्लस O2, ये क्या हो रहा है, CO2। क्लियर ना, समझ में आ रहा है। सल्फर प्लस O2, ये क्या हो रहा है, SO2। और लेना है ले लो, कार्बन प्लस 2H2, ये क्या दे रहा है अपने को, CH4। सभी में आप देख लीजिए रेडॉक्स रिएक्शन देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर देखो कार्बन 0 में है, यहाँ +4 में है। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, 0 पर है और यहाँ हाइड्रोजन -1 पर है, सही, नहीं 1 पर है, नहीं -1 पे है, सही है। CH4 नहीं, यहाँ पर -4, करेक्ट। यहाँ कार्बन -4 में, हाइड्रोजन क्या है, +1 में। तो देखो कार्बन का तो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो कार्बन का तो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर रिडक्शन। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, 0 से 1 जा रही है, यानी कि इंक्रीज हो रही है, इसलिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। सभी में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है। और ये कैसा है,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां दो स्पेसी आपस में मिलते हैं और एक रेडॉक्स रिएक्शन को क्या करते हैं, फॉर्म। चलो अगला जो टाइप है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन का नाम सबको पता है, कोई भी चीज डिकम्पोज हो रहा है बेटा, कोई भी चीज डिकम्पोज हो रहा है, जैसे कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल है उसको हीट कर दो और हीट करके वो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये जो डिकम्पोजिशन है ये दो टाइप के हो सकते हैं, रेडॉक्स डिकम्पोजिशन भी हो सकता है और नॉन रेडॉक्स डिकम्पोजिशन भी हो सकता है। यानी कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये दो टाइप के हो सकते हैं। पहला, डेफिनेशन लिखना तो नहीं पड़ेगा, डिकम्पोजिशन क्या बोलोगे, व्हेनेवर अ सिंगल कंपाउंड गिव्स मोर देन वन प्रोडक्ट इज नोन एज डिकम्पोजिशन। अब ये डिकम्पोजिशन फर्दर दो टाइप के होते हैं, रेडॉक्स भी हो सकता है और नॉन रेडॉक्स भी हो सकता है। ठीक है, रेडॉक्स डिकम्पोजिशन और नॉन रेडॉक्स डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलो तो रेडॉक्स डिकम्पोजिशन डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है आपको बस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। अभी आपको डेफिनेशन लिखाया गया ना, रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, तो अब उसी के वास्ते क्या है, आप ये कहोगे कि देखो इस रिएक्शन को सभी लोग देखिए, KClO3 अभी जो आपको मैंने बताया, चलो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। इसको हीट किया, क्या बना, KCl प्लस O2। सभी को दिखाना है ये चीज़, गैस बताओ ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है कि नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है? बिल्कुल सही, ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। एक रेडॉक्स रिएक्शन होने के बाद ये क्या है, डिकम्पोजिशन भी रिएक्शन है, क्योंकि अकेला कंपाउंड एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ओके, तो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन के होने के साथ साथ ये रिएक्शन क्या है बेटा, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। तो इसको क्या बोलोगे, रेडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हालांकि इनको आपको बस समझना है ताकि कभी भी आपके सामने कोई रिएक्शन आए आप उस रिएक्शन से अनजान न हो जाओ, आप उसको आइडेंटिफाई कर सको, उसको पहचान सको। ये जो रिएक्शन है ये रेडॉक्स रिएक्शन तो है, पर ये किस टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक चैप्टर को पढ़ रहे हो, अगर आप उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, डिफरेंट टाइप्स को अगर आप नहीं जानोगे, देन हाउ कैन यू रूल इन दैट चैप्टर, आप उसमें रूल नहीं कर सकते। ठीक है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉन रेडॉक्स रिएक्शन को देख लो, जहां पर रेडॉक्स रिएक्शन ही ना हो, जैसे देखो अभी इसको देखा है हमने, CO3 कैल्शियम ऑक्साइड और क्या है, CO2। CaCO3 को जब अपन हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, CaO प्लस CO2 गैस। तो देखो इसमें रेडॉक्स रिएक्शन तो हो ही नहीं रहा है, हालांकि ये डिकम्पोजिशन है, ये बात सही है, लेकिन इसमें रेडॉक्स रिएक्शन कैरी नहीं हो रहा है। तो इसमें रेडॉक्स रिएक्शन अकर हो रहा है, ठीक है, दोनों ही डिकम्पोजिशन है, बट इसमें रेडॉक्स हो रहा है जिसको हम रेडॉक्स डिकम्पोजिशन बोलेंगे, इसको रेडॉक्स नहीं हो रहा है तो नॉन रेडॉक्स डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर ना? तो बहुत ही आसान है, इन दोनों को हम रब करते हैं, फिर अपन बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगला टाइप लिखिए, मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, put the heading third, metal displacement reaction। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन बोल दो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपको ध्यान रखना है, अ मोर रिएक्टिव मेटल, अ मोर रिएक्टिव मेटल, एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल विल ऑलवेज डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स एक्वियस सॉल्यूशन।
एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हमेशा इस एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर हम देखें, ये है जिंक और प्लस CuSO4, ये कॉपर सल्फेट का क्या है, एक एक्वस सॉल्यूशन है। इनको जब आप हीट करोगे देन इनको जब रिएक्ट करोगे देन यू विल गेट ZnSO4 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया? अभी जिंक था, कॉपर सल्फेट का था, अब यहाँ क्या आ गया, जिंक सल्फेट आ गया, यानी कि इंटरचेंज हो गया है ना। कॉपर के पास सल्फेट था, अभी बेचारा कॉपर अकेला हो गया है, सल्फेट चला गया किसके पास, जिंक के पास चला गया। ठीक है, मतलब क्या है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था। जिंक क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक। ये रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उसमें आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। फिलहाल अभी आप ध्यान रखिए, अभी आप याद कर लो। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर कम रिएक्टिव होता है। तो कॉपर अगर कम रिएक्टिव है तो जिंक ने क्या किया, जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर ना। अगर अपन देख लें रिडॉक्स रिएक्शन, तो यहाँ पर 0 पे है जिंक, यहाँ पर क्या है +2 पे है, यहाँ पर कॉपर +2 पे, और यहाँ क्या है जिंक, कॉपर 0 पे है। तो कॉपर का तो बेटा क्या हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कॉपर का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, और जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो चलो बताओ, एक चीज़ बता सकते हो, दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन है? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट वो हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि यहाँ पर जो जिंक है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट तरह काम कर रहा है, और वहीं पर जो कॉपर सल्फेट है वो किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो बात ध्यान रखिएगा, एक मोर रिएक्टिव मेटल हमेशा ही एक लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, क्लियर ना। इसी तरह से नॉन मेटल के लिए भी रूल है, तो आप इसको कॉपी करो, फिर मैं नॉन मेटल के लिए आपको रूल बताता हूं। कर लिया, चलिए इसको मैं रब कर दूं। ओके, अब देखो मेटल डिस्प्लेसमेंट है तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो मेटल की जगह आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या कर देना है, नॉन मेटल कर देना है। क्या कर देना है, नॉन मेटल। ठीक है, और ये फोर्थ। तो नॉन मेटल में क्या लिखोगे, बस जहां मेटल था वहां नॉन मेटल कर देना। अ रिएक्टिव नॉन मेटल always displaces a less reactive non-metal from its aqueous solution। जो चीज़ मेटल के लिए लागू हो रहा है बेटा, वो नॉन मेटल के लिए भी वही चीज़ लागू होगा, वही बिहेवियर होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें, देखो क्लोरीन और प्लस KI सॉल्यूशन। ठीक है, आइडोमेट्री ले ले रहे, क्लोरीन प्लस KI सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन है KI का। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं ना, क्लोरीन सबको पता है क्लोरीन क्या है, गैस है, और KI एक्वस सॉल्यूशन में है, पोटेशियम आयोडाइड इसका नाम है। दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है अपने को, KCl मिलता है। क्या मिलता है, KCl, और यहाँ से आयोडीन सॉलिड बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलो, तो ये अपने पास ये रिएक्शन है। ज़रा गौर से देखो इस बात को, क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है नॉन मेटल में, मोर रिएक्टिव होता है। तो आप रिएक्टिव में परेशान मत होइए, कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी मजबूरी है, मैं आपको दे नहीं सकता क्योंकि बड़ा सा लिस्ट है, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब चैप्टर आप पढ़ोगे तो उनमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई जाती है। तो उनके हिसाब से आप क्या करते हो, SRP की वैल्यू को देखकर आप डिसाइड कर सकते हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। उसमें सभी आपको मिल जाएंगे, मेटल नॉन मेटल सब कुछ मिल जाएंगे। तो अभी आप कंफ्यूज मत हो, बस अभी आप देख लो कि क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्लोरीन ने KI का क्या हल किया, बेचारा आयोडीन पोटेशियम के साथ था, उसको हटा दिया, उसको अकेला छोड़ दिया। यानी कि आयोडीन को उसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। समझ में आ रहा है, आयोडीन को क्या कर दिया उसने,
डिस्प्लेस कर दिया। आयोडीन क्या होता है, लेस रिएक्टिव है, तो देयरफॉर क्लोरीन डिस्प्लेसेस आयोडीन। ठीक है, लिखना है लिख सकते हो, क्लोरीन डिस्प्लेसेस आयोडीन फ्रॉम इट्स एक्वस KI सॉल्यूशन। उसके पास, बेचारे के पास KI सॉल्यूशन था, वहां से डिस्प्लेस कर दिया क्लोरीन ने। तो ये चीज़ मतलब हर जगह लागू है। अब रिडॉक्स रिएक्शन भी है, देखो यहाँ 0 पर है क्लोरीन, यहाँ -1 है, तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, आयोडीन का देखो यहाँ -1 में आयोडीन है, यहाँ पर क्या हो रहा है 0, तो आयोडीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ आप कर लीजिए, अभी आपको सारा चीज़ समझा चुका हूँ मैं। ठीक है, क्लियर ना? तो जो चीज़ मेटल के लिए है, एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। उसी तरह से नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक नॉन मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो अपने से लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को क्या कर सकता है, हाँ, डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो चलो इसी तरह से अपन बात करते हैं। ठीक है, अगले टाइप पर बात करते हैं। अगला टाइप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे सेशन का। आज का जो सेशन है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टाइप है, और ये टाइप सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत आसान है। अगला जो टाइप है वो है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, और ये ध्यान दीजिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो मेरे पास एग्जाम्पल है बच्चों, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखो ये P4 है और ये ले लिया मैं NaOH। फॉस्फोरस को NaOH से रिएक्ट करा दें हम, तो मेरे को मिलता है PH3 प्लस NaH2PO2। ठीक है, ये कुछ ऐसा कंपाउंड मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर अपन बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर फॉस्फोरस का कितना है, 0। यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, -3। कर लोगे, +3 -3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर बताओ आप ज़रा ध्यान से, यहाँ पर किसी और की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है। सोडियम यहाँ पर भी +1 है, यहाँ पर भी +1 है। हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पर भी +1 है, यहाँ पर भी +1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर भी -2 है और यहाँ पर भी -2 है, यानी कि फॉस्फोरस का यहाँ 0 है। तो बताओ यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर फॉस्फोरस किस स्टेट में है, 1। हाइड्रोजन का +1 होता है, तो 2 × 1 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 3। ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 × 2 कितना हो गया, 4। 3 - 4 कितना हो गया, -1। तो इस फॉस्फोरस के ऊपर आप लोगों ने निकाल लिया होगा, कितना आएगा, +1। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करना और अच्छे से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। एक्सक्यूज मी। तो देखो यहाँ पर फॉस्फोरस को छोड़ के, एक्सेप्ट फॉस्फोरस, नन ऑफ एनी एलिमेंट आर ऑक्सीडाइज और रेड्यूस्ड। फॉस्फोरस को छोड़कर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है भाई, यहाँ पर फॉस्फोरस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, फॉस्फोरस का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन आपको रिएक्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसी एलिमेंट का क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ज़रा गौर से देखें, यहाँ पर फॉस्फोरस 0 से -3, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 0 से +1, बताओ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो बताओ क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो फॉस्फोरस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और फॉस्फोरस का क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो किसी रिएक्शन में अगर दोनों एक साथ हो जाएं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहली बात ये रेडॉक्स रिएक्शन है। दूसरी बात क्या है, इसमें एक इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रहा है कि सिंगल एलिमेंट का
ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी एलिमेंट का क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आपको मैं दो डेफिनेशन लिखाऊंगा इसका। तो पहला वाला डेफिनेशन, ठीक है, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला देख लीजिए, यानी क्या बोलोगे, अ रेडॉक्स रिएक्शन इन विच, अब तो लिख लोगे डेफिनेशन, रटना है नहीं, चीज़ों को समझ के लिखना है। इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट चेंजेस टू, नहीं ऐसा ना लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर इन विच एन एलिमेंट, ये ना लिखकर दूसरा डेफिनेशन एक लिख देता हूं मैं, अ रेडॉक्स रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट परफॉर्म बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली। यानी कि एक ही एलिमेंट है जो ऑक्सीडेशन भी परफॉर्म कर रहा है और रिडक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, वो भी एक साथ। उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिसप्रपोर्शनेशन। यानी कि ये एलिमेंट है फॉस्फोरस, ये रिडक्शन भी परफॉर्म कर रहा है और ये ऑक्सीडेशन भी परफॉर्म कर रहा है एक साथ, इज नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये पूछता ही है आपको कि इनमें से बताओ डिसप्रपोर्शन कहाँ हो रहा है। अच्छा, दूसरा डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा डेफिनेशन क्या बोलोगे, कोई एलिमेंट अपने ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज कर रहा है। देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, पहले लोअर ऑक्सीडेशन आया है, फिर हायर ऑक्सीडेशन आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि रिएक्शन, अगला डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अ रेडॉक्स रिएक्शन इन विच यही मैं लिख रहा था फर्स्ट टाइम बट मैं कट कर दिया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट चेंजेस टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज हो जाएगा दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में, टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। फर्स्ट टू लोअर, पहले तो लोअर में, एंड देन हायर। पहले लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिर क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इज नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन। ठीक है, तो किसी क्या लिखा है मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं, अ रेडॉक्स रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट चेंजेस टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। यहां पर एक एलिमेंट है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। पहला जो है फर्स्ट टू लोअर, पहला लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, एंड देन हायर, उसके बाद क्या है, ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको एक और एग्जाम्पल से अब मिलवाता हूँ। तो ये पहला एग्जाम्पल है, इसको आप बॉक्स में कर लेना अच्छे से ताकि आपको याद रहे। हालांकि रटना नहीं है, एक बार तुमको पहचानना आ गया
तो कोई भी रिएक्शन को देखोगे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये रिएक्शन रिडॉक्स डिसप्रपोर्शनेशन है कि डिस्प्लेसमेंट है या कोई भी टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, तो अभी आप आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हो कि रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन है या डिस्प्लेसमेंट है, ये कैसा है। वही चाहता भी था मैं कि आप सीख जाओ, इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखो एक और रिएक्शन है, दूसरा एग्जांपल मैं लिखवा, पहला तो लिखवाया है। दूसरा एग्जांपल है कि जो भी हैलोजेंस होते हैं, है ना, यानी कि हैलोजेंस, सबको पता है ना हैलोजेंस क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, हैलोजेंस। हैलोजेंस को हम एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स जो होगा वो इस कैटेगरी में होगा क्लोरीन, ब्रोमीन। चलो यहाँ नहीं लिख के हम ऐसे लिखते हैं, हैलोजेंस व्हेन reacts with alkali solution, then it performs disproportionation. डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक्सेप्ट फ्लोरीन, ये बात ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़ के, फ्लोरीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए वो अपन बात करते हैं। जैसा एग्जांपल में देखो, क्लोरीन, ठीक है, प्लस NaOH, ये क्या है, अल्कली सॉल्यूशन है। इन दोनों को रिएक्ट करा दो, क्या मिलेगा अपने को, NaCl प्लस NaOCl। ठीक है, ये ऐसा रिएक्शन देखने को मिलता है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो ज़रा देखो ध्यान से, यहाँ पर NaCl3 भी हो सकता है। ठीक है, NaCl3 भी हो सकता है, वो चीज़ हम लोग P ब्लॉक में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर कब Cl3 लगेगा, कब OCl3 लगेगा। ठीक है, तो वो अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो अभी ये रिएक्शन अपन देखते हैं। तो बताओ यहाँ क्लोरीन किस स्टेट में है, 0। यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज है, सबको पता है ना ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर क्लोरीन, ये क्या है बेटा बताओ, OCl माइनस, देखो OCl के ऊपर क्या चार्ज आएगा, -1 का आएगा। ये हाइपोक्लोराइट आयन है, क्या याद आ रहा है सबको, मैंने लिखाया ना आपको, हाइपोक्लोराइट आयन क्या होता है, ClO-, इसका नाम क्या था, हाइपोक्लोराइट आयन, यही तो है। ठीक है, तो हाइपोक्लोराइट आयन में क्या था, क्लोरीन के ऊपर चार्ज +1। रटो मत चीज़ों को, कैलकुलेट कर लो। यहाँ पर 1 - 2 कितना होता है, 1 - 2 -1, तो बताओ इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, +1। ईजी, बहुत आसान है। तो यहाँ क्लोरीन +1 में है, यहाँ क्लोरीन 0। बताओ क्लोरीन 0 से कहाँ गया, -1। बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसका रिडक्शन भी हो रहा है। यानी कि क्लोरीन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोरीन का डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है, यानी कि क्लोरीन डिसप्रपोर्शनेट हो रहा है। क्लोरीन क्या हो रहा है, डिसप्रपोर्शनेट हो रहा है। क्लियर ना। तो ये चीज़ रूल पर आप लिख लीजिएगा कि जब भी हैलोजेंस होते हैं, इनको अपन रूल ही बना देते हैं। हैलोजन को हम X से डिनोट करते हैं। X बोले तो क्लोरीन हो सकता है, यहाँ पर आप ब्रोमीन लिख दो तो भी ये रिएक्शन आएगा, जहाँ क्लोरीन है वहाँ ब्रोमीन आ जाएगा। आप आयोडीन लिख सकते हो बट फ्लोरीन नहीं लिख सकते हो। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते हो, ठीक है, फ्लोरीन इसलिए नहीं लिख सकते हो क्योंकि फ्लोरीन आपको भी पता है कि फ्लोरीन कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस वजह से फ्लोरीन के ऊपर हमेशा -1 का चार्ज होगा, और फ्लोरीन ज़्यादा है ना, फ्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज हमेशा होगा, कभी -2 नहीं हो सकता, कि हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो फ्लोरीन पहली बात तो क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कभी भी रिडक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, सॉरी ऑक्सीडेशन बोल दिया, कभी भी रिडक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है।
फ्लोरीन क्या है, एक बहुत ही अच्छा क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कोई एलिमेंट है वो क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बीइंग अ मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बताओ अगर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा, वो सामने वाले को सिर्फ क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस वजह से फ्लोरीन को हम लोग यहाँ पर नहीं लेते हैं, ठीक है। तो खैर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अभी मैं लिखवा भी दूंगा आपको। तो यहाँ पर ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा, ठीक है, ठीक। इसको अगर हम बात करते हैं X2, यहाँ Cl2, Br2 और I2, Cl2, Br2 और I2, X2, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, NaOH, ठीक है, कुछ भी ले लो, XYZ, NaOH ले लो या KOH ले लो, इट्स अप टू यू, है ना। क्या मिलेगा, NaX प्लस NaOX, ये एक रूल ले लो, NaOX। तो अब ये रूल लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है, आप एक रूल लिख सकते हैं ये, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जो भी हैलोजेंस होते हैं फ्लोरीन को छोड़कर, वो अल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या परफॉर्म करते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी मैं आपको बात कर रहा था कि फ्लोरीन जो है वो क्यों परफॉर्म नहीं करेगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए नोट करके एक बात, तो लिख लीजिए यहाँ पर फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन इज बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, so it never, फ्लोरीन क्या है, एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सो इट नेवर परफॉर्म डिसप्रपोर्शनेशन, रेडॉक्स रिएक्शन विथ अल्कली सॉल्यूशन, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या है, एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होगा कि वो आसानी से क्या कर सकता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। बट ध्यान रहे सेल्फ रिड्यूस नहीं होगा अगर बहुत ही अच्छा है, क्लियर ना, क्योंकि रिडक्शन करना उसके लिए उतना ही क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी कि -1 अगर है वो तो -2 नहीं जाएगा, क्लियर ना। तो अब मैं आपको रिएक्शन भी लिख कर दिखा देता हूँ, जब इतनी बातें करी है तो वो भी लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा है कि सर, क्योंकि कुछ लोगों के जहन में होता है ना कि क्यूरियस होते हैं, थोड़ा क्यूरियस माइंड वाले होते हैं, और आई लाइक दोज स्टूडेंट्स, मैं ऐसे लोगों का मतलब बहुत ही मतलब क्या है, कायल हूँ, ठीक है, कि भाई जो क्यूरियस होते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी अगर बढ़ती है तो विलिंगनेस बढ़ता है सीखने का, लर्निंग का फोकस बढ़ता है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर अगर क्यूरियस हो, कंफ्यूज हो, इसका मतलब क्या है, आप एक क्यूरियोसिटी रख रहे हो, आप एक विलिंगनेस रख रहे हो किसी चीज़ का सीखने का। तो ऐसे लोग मतलब मुझे अच्छे लगते हैं और उनको मैं कोशिश भी करता हूँ काफ़ी एक्स्ट्रा नॉलेज देने की। तो खैर चलिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर फ्लोरीन है F2, अगर हम NaOH रिएक्शन करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, देखो पहला तो रिएक्शन मिल जाएगा, पहला प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो NaX था ना यहाँ पर, वो NaF मिल जाएगा। लेकिन अब कहानी आगे शुरू होती है, ठीक है, कहानी ये शुरू होती है, अब यहाँ पर मिल जाएगा क्या, हाफ O2, बैलेंस कर लो इसको, ठीक है, हाफ O2 प्लस क्या मिलेगा यहाँ पर, H2 गैस, बराबर है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। चलो यार बैलेंसिंग के ऊपर अपने को जोर नहीं देना, बैलेंसिंग अभी हम आगे सीखेंगे। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन यहाँ 0 में है और यहाँ फ्लोरीन -1 है। फ्लोरीन का तो क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर
यहाँ पर फ्लोरीन ने जो है डिसप्रपोर्शनेशन शो नहीं किया है, हालांकि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें मैं कोई भी गलत बात नहीं करूँगा। यहाँ पर ऑक्सीजन -2 में है और यहाँ पर 0 पर है, तो -2 से 0 गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज नहीं हो रहा, बढ़ रहा है, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। यहाँ ऑक्सीजन 0 पर है, यहाँ पर ऑक्सीजन, देख लो भाई सभी देखिए ध्यान से, पहले इसको मैं हटा देता हूँ। क्या डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो हो रहा है, ये आइडिया लगा सकते हो आप, ठीक है, लगा लिया होगा। चलो मैं बताता हूँ, ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि किसी सिंगल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा है, बट ये रिडॉक्स रिएक्शन ज़रूर है। यहाँ फ्लोरीन 0 पर है, यहाँ पर फ्लोरीन के ऊपर -1 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर फ्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीजन यहाँ -2 में है और यहाँ पर ऑक्सीजन 0 पर है, दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, बराबर ना, ठीक है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, बट ये ध्यान रखिएगा ये एक डिसप्रपोर्शनेशन नहीं है। तो फ्लोरीन के साथ यही दिक्कत हो जाती है कि फ्लोरीन जब अल्कलाइन सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, उस कंडीशन में ये ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन गैस को और प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ये कभी भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा तुमको, इसको आप कॉपी कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो नाउ इसके बाद जो होता है लास्ट वाला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कम प्रोपोर्शनेशन। कम प्रोपोर्शनेशन क्या होता है बेटा, जस्ट डिसप्रोपोर्शनेशन का क्या होता है, रिवर्स। क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन का रिवर्स। डिसप्रोपोर्शन में क्या सीखा आपने, डिसप्रोपोर्शनेशन में आपने ये सीखा कि सिंगल एलिमेंट अपने ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज करेगा, ठीक है, और दो नए ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ बढ़ेगा। जो दो नए होंगे उनमें पहला लोअर होगा, दूसरा हायर होगा। अब उसको रिवर्स कर दो। अब जब रिवर्स करोगे तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ध्यान सुनिएगा, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, फर्स्ट वन इज लोअर, सेकेंड वन इज हायर, will be converted to other oxidation state of the same element, यानी कि एलिमेंट सेम है बट फर्क क्या है, पहले 1 से 2 था, अब 2 से 1 है। तो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, पहला लोअर होगा दूसरा हायर होगा, वो कन्वर्ट होंगे कहां पर, वो दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होगा ऑफ द सेम एलिमेंट। उसको हम बोलते हैं क्या, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज की जो वर्किंग है वो यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें आपके लिए हेडक बन जाएंगी, ठीक है। तो इसको अपन यहीं ख़त्म कर देते हैं। अगले सेशन में हम जब मिलेंगे तो इस कम प्रोपोर्शनेशन को डिस्कस करेंगे और उसके आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। बैलेंसिंग में काफ़ी कंफ्यूजन होती है, वो चीज़ अपन उस क्लास में क्या करेंगे, आपका डिस्कस करेंगे। और आप एक बार बैलेंसिंग सीख लोगे तो मेरी गारंटी है कि आप बहुत आसानी से बैलेंसिंग सॉल्व करोगे, मतलब कुछ सेकंड्स में ही वो बैलेंसिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक। अगर आप चीज़ों को सही तरीके से समझोगे, सही तरीके से पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा उन बैलेंसिंग को सीखने के लिए, ठीक है। तो बस इन्हीं होप से मैं आपको यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तो बस एक चीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा सा आप पढ़ कर आइएगा भाई अगले दिन, ठीक है। बिना पढ़े बैठोगे तो फिर क्या है, आप तो बैठ जाओगे, मेरी मेहनत बढ़ जाएगी और एज अ रिजल्ट क्या है, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में आप मेरे को कहोगे सर समझ में नहीं आया। इसलिए क्या है, थोड़ा सा पढ़ कर आइए, चीज़ों को समझ कर आइए, उसके बाद फिर यहाँ लेक्चर में आप जब बैठ के ये सारी चीज़ें वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो इन्हीं बातों से क्या करते हैं, आज का सेशन ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अपन अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, ठीक है, गुड बाय, थैंक यू सो मच।